नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। कोरोना 1 मिलियन 10 लाख से पार करने वाला है। हम नंबर 1 पे आने वाले हैं, आ ही जाएंगे। 30 लाख हो जाए, अमेरिका में 30 लाख है, इसलिए मास्क लगा रहा हूं। लेकिन खबर अलग है। इस देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गरीब लोग इस कोरोना से नहीं मरने वाले हैं। आपको क्या लगता है, गुना की क्या खबर है? एक बदमाश दबंग सरकारी जमीन पर कब्जा करता है। शेड्यूल कास्ट का राजू और सावित्री अहिरवार उस जमीन को बटाई पर लेते हैं। कर्ज लेके 2 लाख रुपए अपनी तमाम जमा पूंजी है, 5-6 बच्चे हैं उनके, वहीं रहते हैं, खेती करते हैं। सरकार जो है वो उसको खाली कराने के लिए पुलिस वाले के साथ भेज देती है। इस देश में उसके बाद उनको जहर पीना पड़ता है। वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है और अभी बाइपोल का चुनाव होने वाला, बाइपोल इलेक्शन होने वाला है। इसीलिए आपको बता दें कि वहां सरकार ने DM SP को हटा दिया है। पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात हो रही है, नहीं तो कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल में उससे आगे की है। वो तो शुक्र है कि सोशल मीडिया है, मोबाइल वाले पत्रकार हैं, इसलिए हमें जानकारी मिल गई। लेकिन इस देश में रोज ऐसे ही होता है। कोई थाना, कोई कचहरी, कोई जिला, कोई शहर नहीं मिलेगा जहां बहुजन समाज के लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़ों के साथ नहीं हो रहा है। सवाल है कि इसके आगे क्या है, क्या किया जाए। अब एक मानव कांसीराम कहते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अब ये कैंपेन चलाना पड़ेगा। बिहार से रंजन यादव ने लिखा है किस तरह से वहां शेड्यूल कास्ट के लोग सड़कों पर जीवन गुजारने के लिए आज हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में शेड्यूल कास्ट के लोग या तो झुग्गियों में रह रहे हैं, गरमजरिया मतलब सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। ये स्थिति क्यों है? इस देश में जब विनोबा भावे ने भूमि सुधार आंदोलन चलाया तो ये बहुजनों को जमीन क्यों नहीं मिली? जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात में भूमि सुधार आंदोलन चलाया था, नेशनल दस्तक शुरू हो रहा था। हमने सबसे पहले, निसार हमारे एडिटर थे, उनको जहाज से भेजा गया था। तब नेशनल दस्तक की हैसियत भी नहीं थी कि अपने रिपोर्टर को जहाज से बुलाए। मुझे लगता है इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई जो बाबा साहब ने कही थी कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो जा रहे हैं, लेकिन हम आर्थिक तौर से एक सामाजिक बराबरी की तरफ तो हम बढ़ेंगे, वोट के अधिकार तो हमें होगा, लेकिन एक आर्थिक तौर से हम गंभीर परिस्थिति, विषम भेदभाव वाले देश में जी रहे हैं। कम से कम आज हम, अब समय आ गया, हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है। इस देश में 2 चीजें करनी पड़ेंगी। जाति के आधार पर हर अत्याचार के खिलाफ बात करना पड़ेगा और जमीनों का बंटवारा, संसाधन का बंटवारा भी, इस पर काम करना पड़ेगा। इस पर हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने नेता हैं, इनको काम करना पड़ेगा। सोचिए, एक रिजर्वेशन से नौकरी मिल रही थी, उसके लिए इस देश में कितना छल प्रपंच होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगहों से रोज छल प्रपंच होता है और आरक्षण को बेमतलब बना दिया गया है। कभी क्रीमी लेयर लगाओ, कभी 50% नहीं हो सकता, कभी लागू नहीं होने दिया जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को बेइज्जत किया जाएगा, इंसल्ट किया जाएगा, अंगूठा काट लेंगे। रिजर्वेशन को पहले ही खत्म कर दिया गया है। आप समझिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, कहीं भी आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस देश में चंद लोगों के पास जमीनें हैं। आपको पता है, आप चाइना से लड़ रहे हैं। इस देश में कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है। ओनिडा, गोदरेज, याद है सब, फिलिप्स, याद है, ये सब मार्केट से बाहर हैं। एक मोबाइल तक नहीं बना रहे। पता है इस देश के बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? जमीनों पर सिर्फ कब्जा कर रहे हैं। ये सारा माल चीन में बनवाते हैं, यहां ठप्पा लगवाते हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पूरे देश में जमीन कब्जा करने की मुहिम चल रही है बिजनेसमैन के द्वारा। और जो किसान जातियां, उनकी जमीन छीन ली जा रही है। और जो बड़े बड़े टाइकून हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं दिन रात, वो सब बिजनेसमैन जमीन का है। आपको पता है ये विकास दुबे की कहानी, क्यों विकास दुबे फंसा है? एक तिवारी जी थे, वो भैंस ला रहे थे, उनके 6 बीघा जमीन पर विकास दुबे की नजर थी। उसी ने पुलिस में शिकायत करवाई थी। वो तिवारी नाम का दरोगा उसको लेके गिर गया था और जब उसको मारने लगा दरोगा को और उस तिवारी को, तब जाके जेनऊ और गंगा जल की कसम खाई कि अब हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे विकास दुबे जी। तो जमीन पर कब्जा की कोशिश थी। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि गुना के मामले से हमारे पास, चूंकि अब सोशल मीडिया है, हम लोग बात कर पा रहे हैं। अब पूरे देश में जमीन को लेकर कैंपेन चलाना होगा। शहर में जमीन किसकी है, शहरों में बिल्डिंग किसकी है, गांव में जमीन किसकी है, और क्या कारण है कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के पास जमीनें सबसे कम हैं, और किन लोगों के पास जमीन, और वो जमीनें कैसे आई है। इस देश में भूमि सुधार करना पड़ेगा। इस देश में पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की 25 साल तक सरकार रही।
वहां कुछ भूमि सुधार आंदोलन चलाए गए, लेकिन जो सवर्ण होते हैं वो ज्योति बसु तो आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे। तो इस देश में भूमि सुधार आंदोलन चलाना पड़ेगा। आखिर कैसी व्यवस्था है जिसमें 90% 85% लोगों के पास जमीन ही नहीं है, और जमीन आज के डेट में सबसे बड़ा संसाधन है भारत जैसे देश में। आप समझिए कि किस तरह से वो राजू का परिवार, सावित्री अहिरवार का परिवार जो है वो बटाई पर खेती कर रहा था। इस देश में एक एक आदमी के पास 200 बीघा, 250 बीघा, वो विकास दुबे के पास 150 बीघा जमीन है। उसकी सारी संपत्ति जमीन के खरीद कारोबार से थी। वो जय वाजपेयी 3500 रुपए कमाने वाला 150 200 करोड़ की संपत्ति बना लेता है। कैसे? जमीन की लूट से। आप पता कीजिए कि इस देश में सारे सरकारी जमीनों पर, सरकारी ट्रस्ट के नाम पर किन के पास जमीन है, किन के पास संपत्ति है? लालू यादव के पास, मायावती के पास, अखिलेश के पास, शिबू सोरेन के पास, हेमंत सोरेन के पास, कितने लोग के पास है? जब इन नेताओं के पास नहीं है तो हमारे आपके जैसे बहुजन समाज के पास कहां से आएगा? तो इस मसला पर आपको बात करनी पड़ेगी, ये व्यूज रखना पड़ेगा, ये ओपिनियन देना पड़ेगा। इस देश में बहुजन समाज में ओपिनियन मेकर की कमी है। ओपिनियन आपको बात करनी पड़ेगी। मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो गड़बड़ियां हैं, अगर मेरी वो समझ है तो उस पर बात करनी पड़ेगी। बाबा साहब इस पर बात करते थे। बाबा साहब एक नेता भी थे, बाबा साहब एक समाज वैज्ञानिक भी थे, बाबा साहब सोशल साइंटिस्ट भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने हर विषय पर लिखा है। सबसे ज्यादा उन्होंने लैंड रिफॉर्म पर लिखा। उन्होंने कहा था कि सर जमीन का राष्ट्रीयकरण हो, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये निजीकरण लाया इसलिए गया था कि बहुजनों के अधिकार छीन लिए जाएं। अब देखिए, एयर इंडिया को कहा गया कि 5 साल के लिए सारे कर्मचारी जो है वो छुट्टी पर जाएंगे बिना तनख्वाह के। अब सोचिए कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उसमें नौकरी करते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनकी हालत राजू अहिरवार हो जाएगी, सावित्री अहिरवार की तरफ जहर पीना पड़ेगा। क्योंकि जो जाति विशेष के लोग हैं उनके पास तो कई तरह के बिजनेस हैं, दुकान है, डलिया है, रेंट पर पैसे आ रहा है, ब्याज पर पैसे आ रहा है, बाप दादा चाचा फूफा ताऊ नाना काका रिश्तेदार तो उनके साथ जाती है। इसको बोलते हैं सोशल एसेट्स, सोशल संपत्ति है। अगर मान लो मैं कोई जाति विशेष का आदमी हूं, शर्मा वर्मा झा हो जाऊं, तो अगर मेरे पास नहीं भी कुछ संपत्ति है ना, तो मेरे पास एक समाज है, 50 लोग मेरे लिए खड़े होंगे। लेकिन बहुजन समाज जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको गरीब रखा गया, लाचार रखा गया, उनके पीछे कौन खड़ा होगा? तो ये सिर्फ एक राजू अहिरवार की बात नहीं है, एक सावित्री अहिरवार की बात नहीं है। इसके बहाने इस देश के 85% गरीब लोगों की बात करनी पड़ेगी। जब गरीब लोगों को आप 10% आरक्षण दे सकते हैं आर्थिक व्यवस्था के आधार पे, तो जमीनों का बराबर का वर्गीकरण हो, बंटवारा हो, किनके पास ज्यादा जमीनें ये देखी जाए। शहरों में किनके पास, सुने कि विकास दुबे जैसे छुटभैया गुंडा के पास 25-25 फ्लैट होते हैं, 50-50 करोड़ की कोठी होती है। पता किया जाए ये किन लोग की संपत्ति है? ये सब जाति विशेष के लोग की संपत्ति। इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। इस देश में गरीबों की एक जाति है, इस देश में जमींदारों की एक जाति है, इस देश में भूमिहीनों की एक जाति है, तो इस देश में भूमि के मालिकों की भी जाति है। और ये पता करना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं, और वही लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। आप सोचिए, अगर चुनाव नहीं होता तो ये मामला अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती, और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये मामला ही खबर नहीं आती। मंगलवार की खबर है, आज अखबार में छप रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। नहीं तो बिहार में 2 महीने पहले पुल बनता है 300 करोड़ का, ढह जाता है। एक एक पंचायत में 10-10 करोड़ रुपए जा रहे हैं। वेबसाइट पर सारी खबरें हैं। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? मुझे रोज ऐसे फोन आते हैं, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं, हमारा घर तोड़ दिया, हमें सड़क नहीं बनाने दे रहा है। जो यहां तक कि जो सरपंच पंचायत चुनाव जीत जाते हैं और वो जाति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC पिछड़े हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता है। अब तो हालत अलग हो गई है। सोचिए, यूपी में तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन। आज लल्लू प्रसाद का एक वीडियो देख रहा था, वो कहीं प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक दे रही है। तो मतलब जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो इमरजेंसी जैसे हालात है। आप अपनी बात भी नहीं रख सकते, आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्या हालत है साहब? पता तो चले, इसी बहाने आंदोलन तो हो, जैसे इनकाउंटर कर दिए योगी जी। पता तो चले मध्य प्रदेश में किन लोगों के पास जमीन है, इस देश में किन लोगों के पास जमीन है। जमीनों पर बात करनी होगी, नहीं तो रोज ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और मैं सब आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस देश आंदोलन को मजबूत बनाइए। जमीनों का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है, बड़ा मसला है। मान्यवर साहब कहते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सोचिए, मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने
सोचिए पार्क बनवा दिया तो कितना बगेला खड़ा हुआ था। पार्क वो अपने नाम पर उन्होंने कर लिया, उससे पॉल्यूशन बच रहा है, वो जमीन उतनी संरक्षित हो गई, हमारी आने वाली नस्लें सब उसमें जाएंगी। पता तो चले कि किनके पास घर के लिए जमीन नहीं है, किनके पास इंदिरा आवास तक नहीं है। ये टॉयलेट बांट रहे थे, यहां तो लोगों के पास घर नहीं है, वो कौन लोग हैं, उनके पीछे जाति क्या है, ये पता करना पड़ेगा। किन लोगों के पास जमीन नहीं है रहने के लिए, किन लोगों के पास जाओ। ये ओबीसी के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुस्लिम समाज के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, माइनॉरिटी हो, जैन समुदाय के लोग हो, सिख समुदाय के लोग हो, आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। इस देश को मजबूत बनाना है तो सबको मिल बैठकर बातचीत करनी होगी। आप कैसे समाज में रहेंगे जहां एक के पास अकुत संपत्ति है, पता चला अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है तेजी से, लॉकडाउन में भी उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है भाई? एक एक बैंक करप्ट कौन लोग हैं? वो जो यस बैंक वाला था उसने लोन बांटने में 1000 करोड़ की घूस ले रखी थी। बिजनेसमैन को जमीन मिल रहा है, 1 रुपए में अस्पताल खोल लीजिए, 1 रुपए में स्कूल खोल लीजिए बड़ा प्राइवेट। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पिछड़ों को जमीन खेती करने के लिए नहीं मिल रही है। ये कैसी सरकार चल रही है? बड़े बड़े दलों को पार्टी दफ्तर के लिए जमीनें मिल जा रही है दिल्ली जैसे शहर में। कौन रहता है झुग्गियों में, कौन गांव में सड़कों पर रहता है, कौन सरकारी जमीन पर रह रहा है? इन सबको जमीन की हिस्सेदारी मिले। जंगलों में आदिवासियों को पट्टा नहीं मिल रहा है। ये सारी समस्याओं पर बात करना पड़ेगा और यही पत्रकारिता है। इस पर बात करनी पड़ेगी, हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे जो युवा लीडरशिप आ रहे हैं, हमारे जो बहुजन नेता आ रहे हैं, चाहे वो तमाम लोगों को इस पर बात करनी पड़ेगी। लालू यादव ने एक बड़ी कोशिश की थी, तमाम जमीनों पर उन्होंने स्कूल बनवाए थे, जो स्कूल बोलते थे जो चरवाहा विद्यालय। बड़ी आलोचना हुई टीवी अखबार वालों ने। अब मुझे समझ में आता है बहुजन समाज का नेता जब कोई काम करता है तो क्यों आलोचना करते हैं ये लोग। डरपोक हैं ये लोग, डरे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को अपने वोट से, सोचिए चुनाव आयोग से लवासा को हटा दिया गया क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं। इस देश में एकदम डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया। पुलिस के बल पर, गोली के बल पर, जेल के बल पर ये सब डराया धमकाया जा रहा है। डालिए राहुल गांधी को जेल में, डालिए प्रियंका गांधी को जेल में, डालिए अखिलेश यादव को जेल में, डालिए मायावती को जेल में अगर आप में दम है तो। जो हम जैसे आप जैसे लोग बोलने वाले उनको जेल में डाला जा रहा है। और मैं अच्छा लग रहा है मुझे, यूपी में लगातार गिरफ्तारी हो रही थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और वो लगातार कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और उनकी रिहाई भी हो रही है। अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, मायावती को सीखना पड़ेगा। इनको अपने कार्यकर्ताओं, युवाओं के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, इनको उठाना पड़ेगा। जैसे आज मुद्दा मायावती जी ने उठाया है, इस मुद्दे को, हर मुद्दे पर उनको सोशल मीडिया पर बात करनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाया था, कहा था कि क्यों वो देश से जुड़ी हुई नहीं है, क्यों समाज से कटी हुई है, क्योंकि वो सोशल मीडिया को नहीं देख रही हैं। अब लगता है कुछ सुधार हुआ है। कल उनका ताबड़तोड़ ट्वीट आया जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक खबरें चली हैं। तो ये जमीन के मुद्दे को आंदोलन बनाना पड़ेगा। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों को गरीब रखेंगे? और ये मौका का मामला है। जब आपको मौका मिलेगा तो तुषार जाटव निकलेंगे जो 500 में 500 नंबर लाते हैं। हल जोतते हैं हम, सीमेंट सड़कें हम बनाते हैं, घर हम बनाते हैं, छत हम बनाते हैं, फसल हम उगाते हैं, बोरा हम ढोते हैं, सारा मेहनत का काम हम करते हैं। और संपत्ति आपके पास कैसे चली जाती है भाई? क्योंकि आपके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, संविधान को नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने जमीनों के राष्ट्रीयकरण की बात कही थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, जमीनों का राष्ट्रीयकरण हो, अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण हो। आज बताइए कोरोना में 10 लाख कोरोना के मरीज हो गए हैं, कौन सबसे बेहतर काम कर रहा है? प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल, प्राइवेट पुलिस या सरकारी पुलिस, प्राइवेट डॉक्टर या सरकारी डॉक्टर? आज अस्पतालों में सबसे ज्यादा बहुजन डॉक्टर काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनके पास संपत्ति नहीं होती, उनकी सरकारें नहीं होती, उनको 1 रुपया पर जमीन नहीं मिलता कि वो अस्पताल खड़ा कर लें। पता कीजिए इस देश में प्राइवेट स्कूल किसके हैं, प्राइवेट अस्पताल किसके हैं, प्राइवेट सारा बिजनेस किसका है, कौन इस देश को लूट रहा है? प्राइवेट बैंकों से लोन कौन ले रहा है, सरकारी बैंकों से लोन लेके कौन भाग रहा है? पकड़िए ना उनको, मारिए उनको। राजू अहिरबार और सावित्री अहिरबार को मार रहे हैं। इस देश में रोज गरीबों को मारा जा रहा है। जमीन पर उनके जमीन, जो थोड़ी बहुत जमीन है उनको दबंग जमीन कब्जा कर लेते हैं। सोचिए वो विकास दुबे 6 बीघा जमीन ब्राह्मण समाज के ही लोगों का कब्जा कर रहा था, उसलिए पूरा मामला आया है। विकास दुबे का पूरा मामला इसलिए सामने आया क्योंकि उसने 2 भैंस ला रहा था एक तिवारी जी ससुराल से, उसके भैंस को कब्जा कर लिया, उसने एफआईआर लिखा, उसके 52,000 रुपए छीन लिए। तिवारी जाके पुलिस इंस्पेक्टर था, वो समझौता करवाने के लिए ले गया,
विकास दुबे ने उस इंस्पेक्टर के मुंह पर तो रिवॉल्वर रख दिया, तो वो पूरा मामला सामने आ रहा है कि बंदूक रख दिया, उसके बाद उन्होंने कसम खाई और 6 बीघा जमीन कब्जाने की कोशिश की। विकास दुबे के पास 150 बीघा जमीन है। तो इस देश में सारे भूमाफिया बड़े हो रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा और जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे नेताओं को अपनी बात रखनी पड़ेगी। वो तो अच्छा हुआ कि इन तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया, हम बात कर रहे हैं। आपको जब तक संपत्ति में अधिकार नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने कहा था जमीनों का राष्ट्रीयकरण हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, तमाम स्कूल और कॉलेजों का राष्ट्रीयकरण हो, नहीं तो हम ऐसी भूखमरी के शिकार होते रहेंगे, हम मरते रहेंगे। हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं छोड़ा आपने। हम इस प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते, हम प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकते, हम गरीब हैं, लाचार हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी वाला बन रहा है, एक गिना चुनाव आरक्षण था वो भी खत्म कर, तो सबको सावित्रीबाई अहिरवार की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और आपके ये सारी लड़ाई संसाधन की लड़ाई है। और किसी ने सही कहा, गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स में पढ़ी, उन्होंने कहा है कि इस देश के जातिवाद कायम तभी रखा जाएगा जब इस देश के बहुजनों को गुलाम रखा जाएगा। जब तक आप गरीब नहीं रहेंगे तब तक आप जातिवाद को नहीं मानेंगे। तो ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर किया जा रहा है और ये बड़ी प्लानिंग है इन लोगों की कि आर्थिक रूप से भारत को तहस नहस कर दिया जाए। रोजी रोजगार, नौकरी पे भूखे खाना को जुगाड़ करना ही लोग विकास समझने लगे और यही सब हुआ है। और ये चुनाव हो रहा है इसलिए वहां कार्रवाई हो रही, तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस चलता रहता है। आपको समझना पड़ेगा, लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी नेताओं से अपील है कि आवाज उठाइए आप लोग। मैं अपने तरफ से जो पत्रकारिता की वजह से एक पत्रकार के तौर पे जो भी गैर बराबरी है, जो भी भेदभाव है, जो भी जातिवाद है, उसके खिलाफ मैं लगातार बोलता रहूंगा। यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और आप सब लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, आप सब लोग अपने मन से डर निकालिए और अपने अपने घरों से वीडियो बनाना शुरू कीजिए और वीडियो को डालिए। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये राजू अहिरवार की बात सामने नहीं आती। मंगलवार की घटना आज कल सामने आई है। अपने हाथ में मोबाइल रखिए, कैमरा रखिए, जहां कोई गैर बराबरी होती है उसको बताइए, लोगों को, देश भर को बताइए। और शुक्रिया कि हमारे नेता कम से कम सचेत हो रहे हैं। जब तक खबरें नहीं आएंगी तब तक चलेगा नहीं। ये बड़ी सफलता है बहुजनों के कि हम लोग सोशल, बाबा साहब के समय बाबा साहब ने मुकनायक तमाम अखबार शुरू किए थे। अब हम लोग कम से कम अपने संसाधन से सोशल मीडिया चला पा रहे हैं, आप लोग के सहयोग से सोशल मीडिया चला पा रहे हैं और खबरें आ रही है, सरकारें हिल रही है। अब हमें टीवी अखबार की जरूरत नहीं है। अब किसी भी तरह के अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका विरोध संवैधानिक तरीके से करेंगे। कल चंद्रशेखर रावण ज्योति पासवान वाले मर्डर वाले में दरभंगा गए थे, वहां पता नई जानकारी मिल रही है कि चूंकि ज्योति पासवान का आरोप है उसके घर वालों का रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद उस जाति विशेष के अपराधी को बचाने के लिए वहां ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, कहा कि बिजली लग के मर्डर हुई, जबकि ट्रांसफार्मर बाद में लगा है, पहले उस बच्ची की मौत हुई है। कल गए थे चंद्रशेखर रावण। हमारे देश के नेताओं के लोगों को इस तरह के दौरे करने पड़ेंगे, राजनीति करनी पड़ेगी। बीजेपी शासित राज्यों में तो आंदोलन ही नहीं कर सकते हैं आप। तो ये जमीन का मसला बड़ा मसला है। हमारे पास जमीन क्यों नहीं है, हम ही बेरोजगार क्यों हैं, हमारे पास बिजनेस क्यों नहीं, इस पर समझना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। हम ही क्यों पढ़े लिखे नहीं है। और ये आपके किसी धार्मिक कर्मकांड, आप किसी धर्म को मानिए, किसी जाति को मानिए, आपको अपने अधिकार के लिए सचेत रहना पड़ेगा। और इस देश में बहुजनों के पास जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं, हमारी भागीदारी नहीं है। इस पर बात करनी पड़ेगी हमें। हम क्यों नहीं है नौकरी में, हमारे पास जमीन क्यों नहीं है, हमारे पास शहरों में जमीन क्यों नहीं है, हम बड़े बड़े पदों पर क्यों नहीं है। हमारी आबादी 85% है साहब, क्योंकि हमारे साथ बेईमानी किया गया। पहले हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जब हमें संविधान में अधिकार मिला तो जातिवाद किया गया, जब आरक्षण मिला उसको खत्म किया जा रहा है। हमें किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। सोचिए जब धर्मेंद्र के साथ जातिवाद हो सकता है, जब सुशांत सिन्हा के साथ नेपोटिज्म हो सकता है, तो सोचिए इस देश में आप कलेक्टर बन जाइए, एसपी बन जाइए। मैं बार बार कहता हूं ना, निर्मला सीतारमण एक बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, और थावरचंद गहलोत सालों का बीजेपी का नेता, सोशल जस्टिस मंत्री। आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को। आप रक्षा मंत्री नहीं बन सकते, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। यह समझना पड़ेगा आपको। अभी अशोक गहलोत ने फूले के नाम से स्कूल शुरुआत की थी, उन्होंने मृत्यु भोज पर रोक लगाई थी। 1960 का कानून था ये कि मृत्यु भोज पर रोक लगनी चाहिए, गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और कांग्रेस को अब अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। उसके राज्यों में भी यही हो रहा है। बहुजनों को पार्टी कोई हो, चाहे किसी के राज्य में सरकार में हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। एक पत्रकार के तौर पे, एक सामाजिक चिंतक के तौर पे, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। हमें अपने सवाल पूछने पड़ेंगे
और सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए, इस पर वायरल कीजिए, ट्वीट कीजिए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, तभी हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमारे पास टीवी अखबार होता तो हमने लड़ाई जीत चुके होते। अब सोशल मीडिया हमें अपनी ये लड़ाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। और सरकार किसी की हो, कोई भी नेता हो, हमें सवाल पूछना पड़ेगा, कोई भी व्यवस्था हमें सवाल पूछना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। हम एक पत्रकार के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर आप सबको बोलने की आजादी, आर्टिकल 19 आपको आजादी देता है। एक पत्रकार को भी उतनी आजादी है जितनी आपको आजादी है। हर भी किसी भी तरह के बुराई के खिलाफ खड़े हुए स्टैंड कीजिए और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने का हमें अधिकार है और ये रखना चाहिए। तभी राजू अहिरवार और सावित्री अहिरवार को न्याय मिलेगा। बताइए उनके 6 बच्चे क्या करेंगे अगर उनको संयोग से कुछ हो गया, उन्होंने जहर पी लिया, उनकी हालत नहीं सुधरी। रोज ऐसी घटनाएं हो रही है देश में, कहीं ना कहीं हर कोई मारा जा रहा है। तो आपको बात करनी पड़ेगी, सवाल पूछना पड़ेगा सरकार से। सरकार कोई भी हो, आप सवाल पूछिए। और ये बहुजन नेताओं की, एक्टिविस्टों की, पत्रकारों की, समाजसेवियों की और हर बहुजन की जिम्मेदारी है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होइए, सवाल पूछिए। और अगर राजनीति है तो ये राजनीति करनी पड़ेगी आपको। डेमोक्रेसी बचाना पड़ेगा, संविधान बचाना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे। मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन आप लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिस दिन आप लोग सड़क पर खड़ा होना सीख गए संविधान के हिसाब से, आपकी बहुत ताकत बाबा साहब ने दिया है, वोट और संविधान का अधिकार, कि सरकार की, बड़ी बड़ी सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। आप कोशिश तो कीजिए। हर सावित्री अहिरवार को, हर राजू अहिरवार को न्याय मिलेगा। हर वो गुंडा, हर वो आतंकी, हर वो जुल्मी, हर वो बदमाश जेल के सलाखों के पीछे होगा। आप खड़ा होना तो सीखिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।